अयोध्या में धर्मपुर गांव के किसानों से मिलने जा रहे एसपी नेता पवन पांडे को पुलिस ने बंद कर दिया। पवन पांडे ने कहा कि किसानों की समस्या सुनने के लिए वो जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें घर के अंदर ही रोक दिया। राज्य सरकार किसानों से नफरत करती है, यह कहना है पवन पांडे का, और पुलिस प्रशासन किसानों के बीच जाने से रोकता है। साथ ही सरकार से मांग की कि वो जो मुआवजा जनोरा गांव के किसानों को मिल रहा है, वही मुआवजा धर्मपुर गांव के किसानों को भी मिलना चाहिए। फिलहाल एसपी नेता के आवास के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसानों को मिलने वाले मुआवजे की मांग को लेकर दरअसल पवन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके घर के अंदर ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अयोध्या फैजाबाद में श्री राम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है। धर्मपुर, गंजा, कुटिया 3-4 गांव की जमीन जो है श्री राम एयरपोर्ट के लिए ली जा रही है। गांव के लोगों ने मुझे आज गांव बुलाया था, गांव के किसानों ने। मैं गांव के किसानों की समस्या सुनने के लिए गांव जा रहा था, लेकिन योगी सरकार किसानों से इतनी नफरत है और हम समाजवादियों से, उनके प्रशासन को इतनी नफरत है कि हमको किसानों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के किसानों को दीजिए। अगली खबर कौशांबी से है। यहां पुरवा गांव में दंपत्ति ने की आत्महत्या। जी हां, जहरीला पदार्थ खाकर यह आत्महत्या की गई। मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई और पति ने इलाज के दौरान दरअसल दम तोड़ा। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दोनों शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सैनिक कोतवाली इलाके की यह पूरी घटना। जहर खाकर दंपत्ति ने जान दे डाली। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति की इलाज के दौरान मौत हुई। पति को भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि जो महिला है उसके मायके वालों का सीधा आरोप ससुराल वालों पर है और उनका यह कहना है कि कोई आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या है। मामला ये था कि लड़की 28 जून 2019 को भगी थी यहाँ से। ये लोग ज़बरदस्ती लेके चले गए और उसके बाद उसको डरा धमका करके उससे गलत बयान दिलवाया कि नहीं तो हम तुम्हारे घर वालों को भी मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगे। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ दिन अपने घर में रखे, बीच लड़ाई दंगे करके और उसको मार के कहते थे कि अपने घर से सामान चोरी कर ला, दहेज ले, आज जो बक्सा उक्सम रखे उठा ला। सब लोगों ने मिलकर पहले उसको दाब के जहर खिलाए हैं, उसके बाद दाब के पड़े थे और जब उसको मार डाले हैं तो फिर जब वो मर गई है तो लड़का भी जहर खा करके मर गया। ताहिर अली हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। ताहिर, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है इसमें? अगर दहेज की कोई ऐसी बातचीत थी तो फिर पति ने जहर क्यों खाया? जी कुलदीप जी, बता दें पूरी घटना सैनी थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव की है, जहां साल भर पहले ये जो है अपनी एक लड़की इनको लेकर भाग गया था और भागकर ही शादी कर ली थी। समाज में प्रयागराज इलाहाबाद में शादी की थी। वापस आने के बाद ये जो है लॉकडाउन लग गया तो वापस आ गए। वापस आने के बाद जो है ये लोग रहने लगे। घर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ताने, घर वाले बहुत ताने उन्हें देते थे। इसकी वजह से जो है ये दोनों जो है जहर खा लिए। पहले तो अब महिला ने खाया, फिर उसके बाद इसके हस्बैंड ने भी खाया। जहां महिला की पहले मौत हुई, इसको अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी, तो ये परिवार वाले कौन थे जो ताने देते थे? महिला के परिवार वाले या फिर पति के परिवार वाले? पति के परिवार वाले, मोहल्ले वाले, कुछ वो सब ताने देते थे। तो अब जो महिला के परिवार यानी कि मायके वालों की जो शिकायत है, ये कहना है उनका कि दहेज के लिए दरअसल ये हत्या की गई है। हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई? पुलिस जी, इस पर पुलिस से बात हुई गई तो पुलिस ने अपना पक्ष रखा है कि इस पर जो है जांच की जा रही है। आगे जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर अली रिजवी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर फतेहपुर के एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया। वहीं ग्रामीणों ने दरिंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को आरोपी बहला फुसलाकर जंगल ले गया, जहां मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया।
मासूम के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर गांव वाले वहीं खेतों में जा पहुंचे और गांव वालों को आता देख दरिंदा भागने की फिराक में था। तभी गांव वालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ ही लिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी अनिल निषाद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आईपीसी तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उधर बदायूं के बेहटा गुसाई गांव में खुलेआम खेत में लाखों रुपयों का जुआ खेला जा रहा था और इससे बड़ी बात यह कि पुलिस को भी इस बात की जानकारी थी। यहां हर दिन लाखों रुपयों के जुओं की बाजी लगती है और पुलिस दिखावे के लिए जुआरियों को पकड़ने जरूर आती है और पैसे लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जुआ खेलते लोगों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बिना डर बिना खौफ के ये खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। तू समझदार है ना, इतना समझदार है, इतना ही ज्यादा समझदार है तो ये क्यों आ रहा है? तू मुझे वैज्ञानिक नजर आ रहा है कुछ। खबर कन्नौज से है। यहां सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत सामने आई। नशे में काम कर रहा फार्मासिस्ट, डॉक्टर और कर्मचारी भी मनमाने ढंग से ही काम करते हैं। अस्पताल से हमेशा रहते हैं गायब। अस्पताल के चारों ओर गंदगी के भरमार भी देखे जा सकते हैं। सकरावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला। तो कोरोना काल के बीच भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही अपने शबाब पर है। कोई शराब पीकर काम कर रहा है तो किसी को काम से कोई लेना देना ही नहीं है। स्वच्छता का यहां दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर और कर्मचारी मनमाने ढंग से काम करते हैं, भले ही मरीज की तबीयत कितनी भी संजीदा हो। और ऐसी तस्वीरें अक्सर यहां से सामने आती, लेकिन लोग अब तंग आ चुके हैं। अब चाहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य कर्मियों का लापरवाह रवैया है ये सुर्खियां बने, खबरें बने, कोई असर हो, मरीजों को इलाज मुहैया हो सके। वक्त पर मुलाजिम अपनी ड्यूटी करते नजर आए। उधर बरेली के बेथरी गांव के रहने वाले मजदूर का शव गांव की झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। दरअसल मजदूर एक दिन से लापता चल रहा था। अचानक झाड़ियों में शव मिलने से यहां हड़कंप मचकर रह गया। परिजनों ने बताया कि मृतक लकड़ी काटने गया था, लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने सूचना थाने में दी। पुलिस की छानबीन शुरू हुई और फिर मृतक का पता भी चल गया। अचानक से झाड़ियों में पड़ा हुआ शव मिल गया। फिलहाल पुलिस इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, लेकिन यह शव झाड़ियों में कैसे पहुंचा, किसने इसका कत्ल किया, कौन इसके पीछे की वजह है, अभी तक पुलिस ये पता नहीं चला पाई है। पुलिस ने शव को तो बरामद कर लिया परिवार की शिकायत के बाद, परिवार की तहरीर के बाद, लेकिन अचानक से जो शख्स काम के लिए निकला था उसकी लाश झाड़ियों में क्यों मिली, किसने उसको कत्ल किया, किस वजह से कत्ल किया और कौन हो सकता है उसके पीछे आरोपी, फिलहाल इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है, लेकिन तफ्तीश में जरूर जुटी है पुलिस। और ये मंजर देखकर गांव वाले भी सख्ते में आ गए। घर से कह के निकले थे, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तो वापस नहीं लौटे? वापस नहीं लौटे। आज आपको कैसे सूचना मिली कि इनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है? किसी ने हमें सूचना दी थी कि वहाँ पे बॉडी पड़ी। जब हम वहाँ देखने गए तो वहाँ हमारे भाई थे। वो भाई थे आप? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको ऐसे? हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मारा वो ने। शौहर हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहे कि घर से निकले थे? मुझे बोले फाड़े का एक बेट काट ला मैं हम। हाँ, कई जैसे फाड़े का बेट जरा सा ताज़ा लाएंगे और बीन लाएंगे थोड़ी बहुत।
लौटे नहीं घर? फिर घर नहीं लौटे। आज आपको कैसे सूचना हुई कि उनकी डेड बॉडी मिली? अरे हमें क्या, हम तो कल से ही ढूंढ रहे हैं। हमारे घर हमारे बच्चे कोई नहीं थे, ना हमारे देवर जो सब परदेश थे। छौला का एक मैसर हुसैन नाम के व्यक्ति हैं, वो लकड़ी काटने का काम करता है। तो घर से कल सुबह 9 बजे लकड़ी काटने के लिए निकला था। शाम तक जब नहीं पहुंचा तो घर वालों ने काफ़ी तलाश की, तलाश करने पर भी नहीं मिला। आज सुबह उसकी डेड बॉडी बिथरी चैनपुर गांव के क्षेत्रांतर्गत अंतर्गत मिली है। पुलिस मौजूद है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी भिजवाई जाएगी और उसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में मनरेगा योजना की वजह से श्रमिकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। मनरेगा योजना के तहत अप्रैल से अब तक 32,561 प्रवासी श्रमिक परिवारों को रोजगार दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत 8,532.9 लाख रुपयों का भुगतान भी श्रमिकों को किया गया है। वहीं जब इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बीच जिले में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराकर बेरोजगारी दूर करने में नए आयाम भी स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी में मजदूर तबके के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अब मजदूरों की हालत धीरे धीरे सुधर रही है, उन्हें रोजगार हासिल हो रहा है। प्रवासी लोग काफ़ी सारे आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, वहाँ से लौट कर आए थे लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद। तो हमने कई सारे लोगों को कोशिश की थी कि नरेगा के माध्यम से उनके गांव में ही जहाँ पर वो लौटे हैं कुछ न कुछ रोज़गार मिल जाए, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार के रोजी रोटी का इंतज़ाम नहीं था उनके लिए। तो करीब 32,000 प्रवासी श्रमिकों को हमने नरेगा के माध्यम से काम दिया था। अभी तो काफ़ी सारे लोग वापस लौट भी गए हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं हमारे कोशिश है कि NRLM और नरेगा के माध्यम से उनको कुछ न कुछ काम दिया जाए। उधर मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में किसानों को अब पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेत में पानी पहुंचाने के लिए मिर्जापुर लघु सिंचाई विभाग ने ब्लास्ट वेल तकनीक के जरिए कुएं का निर्माण कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति के लिए विभाग लगा हुआ है। जिले के पहाड़ी इलाके में बसे लालगंज, पहाड़ी, हलिया और राजगढ़ विकास खंड में गहरी बोरिंग के साथ ही नारायणपुर और जमालपुर में मध्यम गहरी बोरिंग की जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। बजट आते ही काम शुरू हो जाएगा और ये प्रयोग सफल रहा तो गांव वालों को पीने के पानी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी किसानों के खेतों में फसल की पैदावार भी बेहतर हो जाएगी और किसानों की खुशी दोगुनी हो जाएगी। आपको बता दें कि पेयजल के साथ ही सिंचाई की सुविधा नहीं होने से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले में 62 सामूहिक कुओं का निर्माण कराया जाना है। एक कुएं पर 6.5 लाख रुपयों की लागत आएगी। इसके ऊपर आने वाला खर्च समूह की तरफ से किया जाएगा। वहीं कुएं के निर्माण के बाद सोलर पंप भी लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये पहाड़ी ब्लॉक, हलिया, लालगंज, राजगढ़, इनके लिए ब्लास्ट वेल की उप योजना आई है, जिसके अंतर्गत 62 सामूहिक ब्लास्ट वेल का निर्माण किया जाना है। और इसके एक ब्लास्ट वेल की जो अनुदान राशि है वो 6.5 लाख दी गई है। और इसके अलावा जितनी भी अतिरिक्त राशि होगी वो समूह द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें हम सोलर पंप का भी इसमें स्थापना किया जाना है।